हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी है लौंडे शेर होते हैं। ये कहानी उम्र के उस दौर का रोमांच है जहां आदमी ऊर्जा के उस स्तर पर होता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। तो ये बस जवानी के उसी दौर की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लौंडे शेर होते हैं। खोली नंबर 420। ये किसी चाल का आधिकारिक पता नहीं था और ना ही वो कोई रूप महल प्रेम गली की खोली थी। ये तो मालवीय नगर के एक फ्लैट का मस्खरा सा नाम था। शनिवार की एक नशीली रात को सनी ने सोनी मिक्स पर किसी गाने को सुनकर लड़खड़ाते हाथों से दरवाजे पर यह नाम लिख दिया था। तब से उस फ्लैट का नाम खोली नंबर 420 पड़ गया। सनी का पूरा नाम सनी जाखड़ था। वो नोएडा के पास के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। सभी बापों की तरह उसके बापू का भी यही कहना था कि मेरा बेटा बड़ा नाम करेगा, मगर सनी ने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे उसके बापू जगवीर सिंह जाखड़ का 3 शब्दों का नाम 5 या 6 का हो जाए। उसके बापू की हार्दिक इच्छा थी कि लड़का पुलिस में भर्ती हो जाए और इसी की तैयारी करने की खातिर वह दिल्ली की रंगीन चिल्लपों का हिस्सा बन गया था। लंबे चौड़े कसरती शरीर का मालिक सनी दिमाग से थोड़ा अक्खड़ और स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल था। दिल्ली आने के बाद बेचारा खूब कोशिश करता कि साफ सुथरी हिंदी में बात करे, लेकिन अक्सर उसके अंदर का जाट उसकी जुबान के साथ बाहर आ ही जाता था। फिलहाल एक कंप्यूटर कंपनी में पार्ट टाइम सेल्समैन का काम कर रहा था। उसके बापू के पास लंबी चौड़ी बंजर जमीन थी जिस पर सरकारी मुआवजा मिलना था। वो और उसका बाप दोनों सालों से मुआवजे के इंतजार में थे। उसी इंतजार में सनी अक्सर फ्रस्ट्रेट होता रहता था। सनी खोली का अकेला मालिक थोड़ी ही था, और भी लोग थे जो लगभग उसी के जैसी गाड़ी में सवार थे। वहां का सबसे पुराना बाशिंदा था पांडे उर्फ कृष्णकांत। पांडे जी 5 साल पहले बनारस से दिल्ली आए थे आईएएस बनने का सपना लेकर, मगर अभी तक सपना ज्यों का त्यों खूंटी पर लटका पड़ा था। लाखों दावेदार की तरह उसको भी शुरू में यही लगा था कि पहली बार में ही कांचीबाजी की कंपटीशन की तरह आईएएस को फोड़ कर रख देगा, मगर 3 बार परीक्षा देने के बाद भी इंटरव्यू का मुंह तक नहीं देखा था। शुरू में उस फ्लैट में उसके साथ यूपीएससी की तैयारी करने वाले दूसरे लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सबका सिलेक्शन होता गया और पांडे अकेला रह गया था। ऐसे लोग जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर तक कोई वास्ता ना हो, उनके साथ फ्लैट शेयर करना उसे गवारा तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मजबूरी जो न करा दे इंसान से। शुरू में यह सोचकर ऐसे लोगों को रखना अलाउ किया कि उसके किराए का हिस्सा बटेगा, लेकिन धीरे धीरे इन दिनों खोली के किराए में से उसका हिस्सा घटकर 0 पर आ गया था। पांडे एकदम खांटी बनारसी तो नहीं था, मगर फिर भी कम से कम आधा तो मासूमियत से भरा हुआ था ही, या फिर कह लीजिए दुनियादारी का थोड़ा कम ज्ञान था। सालों से घर वाले जो आस लगाए बैठे थे, रिजल्ट न मिलते देख उन्हें अखरने लगा था। खर्चा भेजने में कटौती की जाने लगी थी। रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग भी अब चुटकियां लेते थे। पांडे भी घर जाने से कतराने लगा था। पांडे खुद को बहुत टैलेंटेड और ज्ञानी समझता था। सालों से आईएएस बनने की तैयारी के चक्कर में पांडे को हर विषय की थोड़ी जानकारी हो गई थी और हर बात में उसका ज्ञान गूगल के जैसे छलछला पड़ता था। हर रोज उसे बस एक बात का अफसोस रहता था कि जब टैलेंट उसमें कूट कूट कर भरा है तो एग्जाम में एग्जामिनर को क्यों नजर नहीं आता। इसी से रातों में उसे ठीक से नींद आना बंद हो गई थी। खोली के बाकी सदस्यों की तरह वह दारू नहीं पीता था, इसलिए बाकियों का कहना कि उसकी फ्रस्ट्रेशन पेट में इकट्ठा हो रही है जो धीरे धीरे दिमाग पर अटैक करेगी। पांडे केवल सिगरेट का शौकीन था। संजू कभी कभी उसको सिगरेट पिला दिया करता था तो वो बच्चों की तरह खुश हो जाता। संजू खोली का तीसरा बंदा। पूरा नाम था संजय सराफ। रईस बाप का इकलौता बेटा। अपने बाप के हिसाब से वो पूरी तरह नकारा था। संजू के बाप का पसंदीदा काम उसको दिन भर हर काम के लिए गरियाना था। उनका मानना था कि आदमी को दिन में 4-6 बार गालियां पड़ती रहें तो आदमी औकात में रहता है। मगर दूसरी तरफ संजू खुद को कतई कम टैलेंटेड नहीं समझता था। खुद से ज्यादा वो अपने बाप को यह दिखाने के लिए दिल्ली आया था कि वह भी कुछ है, लेकिन पिछले 8 महीनों से बाप ने पैसा देना बंद कर दिया था। रईस होने के कारण दोस्त भी रईस थे जिनके उधार खाते और चोरी छिपे माँ के भेजे गए पैसों के बलबूते दिन गुजर रहे थे। उसका एक ही सपना था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना। खोली का चौथा दावेदार था रोहित दीक्षित उर्फ राइटर। लिखने पढ़ने और शायरी का चस्का ऐसा जैसे सिगरेट के आखिरी कश की लत।
संजू की तरह यह भी आगरा का रहने वाला था, लेकिन गालिब को अपना चच्चा कहता था। दुबला पतला सा दीक्षित BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से साहित्य में ग्रेजुएट था, जिसे लड़के शॉर्ट में ब्रा यूनिवर्सिटी भी कहते थे। बचपन से ही गालिब और वशीर बद्र जैसे लोगों को पढ़ते हुए बड़ा हुआ था। कॉलेज के न जाने कितने लड़कों के प्रेम पत्र, SMS और ईमेल उसने लिखे थे, मगर बदनसीबी इतनी कि उसकी खुद की कोई प्रेमिका नहीं बन पाई थी। बेचारा गुलजार जावेद जैसा आला दर्जे का राइटर बनने का सपना पाल बैठा था। फिलहाल एक एड एजेंसी में जिंगल लिखकर काम चला रहा था। खोली का 5वां और आखिरी मेंबर था आशुतोष वार्ष्णेय, जो अलीगढ़ का था। 6 साल में बीटेक करने के बाद वह स्वयं को दुनियादारी का महाज्ञानी ठीक उसी तरह से समझने लगा था जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ हो। एक्स्ट्रा सालों में बीटेक करने की निराशा पीछे छूट चुकी थी। अब बस चिंता थी तो नौकरी मिलने की। सनी उसे खोली का 5वां पार्टनर बनाकर लाया था, मगर संजू और पांडे दोनों को उसका खोली में शामिल होना रास नहीं आया। संजू को लगा कि फ्लैट है, कोई सराय थोड़ी ही है कि जितने चाहो दरी बिछा के लेट जाओ। पांडे को लगा कि पहले 3 लोगों की वजह से पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता था, अब चंडाल चौकड़ी मिलकर चंडू खाने की गप मारा करेंगे और उसे पढ़ने ही नहीं देंगे। खैर, धीरे धीरे आशुतोष उर्फ आशु उन सबके बीच ऐसे मिक्स हो गया जैसे काली मिर्च में पपीते के बीज। आशु बड़ी ही मजेदार बातें किया करता था। कॉलेज की छिछोरी दास्तानों के ढेरों किस्से उसके पास थे। उन 5 में से सिर्फ एक वही था जिसके पास लड़की के साथ का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। इस नाते बाकी सब उसकी लड़की वाली बात को कलेजा और कान दोनों लगाकर सुनते, मगर सबको उसकी कहानी की शुरुआत ही अच्छी लगती थी, अंत नहीं। कॉलेज के पहले ही साल में आशु का एक लड़की के साथ टाका भिड़ा था। बड़े अच्छे दिन थे वो। आशु अपना सब कुछ भुलाकर लड़की के प्यार में पगला सा गया था, मगर एक ही साल में लड़की ने उसको मजनू बनाकर किनारे कर दिया। कहने लगी, यू आर सो पजेस्ड, आई कैन नॉट लिव लाइक दैट, आई फील सफोकेटेड, आई नीड माई स्पेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आशु को अब तक समझ नहीं आया क्यों वह लड़की जिसके पीछे उसने बदमाशी की थी वही उसे बदमाश कहकर निकल ली। खोली नंबर 420 के उस 2 BHK वाले फ्लैट के अंदर चारों तरफ बेतरतीब सी चीजें फैली रहती, मसलन गंदे कपड़े, टी-शर्ट्स, चड्डियाँ, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, किताबें, बियर और शराब की खाली बोतलें, जली हुई सिगरेट के टोटे, जूठे बर्तन, चिप्स के पैकेट आदि। कोई भी उन्हें साफ करने की जहमत नहीं उठाता था, जैसे वो घर के इंटीरियर का हिस्सा हो। वे 5 दोस्त थे या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन रूम पार्टनर जरूर थे। 5 स्ट्रगलर थे और जिंदगी की चक्की में कहीं पिस न जाएं, इसलिए अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए लड़ रहे थे। हो सकता है कि उनके संघर्ष में जुनून की कमी रही हो, मगर ये सोचने की फुर्सत दिल्ली और जिंदगी कहाँ देती है। वे 5 दिल्ली के कूल डूड टाइप नहीं थे, वे लौंडे थे, और उनके हिसाब से लौंडे शेर होते हैं, बब्बर शेर। सुबह से ही इनकी चकल्लफ शुरू हो जाती। मॉर्निंग टी कौन बनाएगा, ये करोड़ रुपए का प्रश्न होता और रोज माहौल में तनाव की स्थिति बन जाती थी। इस स्थिति से बचने के लिए दिन बांट रखे थे कि कौन क्या क्या करेगा। कपड़ों की तो छोड़िए साहब, चड्डियां भी मुश्किल से मिलती और अक्सर किसी के अंग वस्त्र किसी और के कूल्हों के ऊपर पाए जाते थे। कोई किसी की सिगरेट खत्म कर देता तो कोई किसी का शैम्पू या डियो। इन दिनों पांडे को घर से निकलने की जल्दी रहती। चंदा सूरज देखकर काम करने वाला आदमी घड़ियाल के हिसाब से मिनटों का ख्याल रखता है और टाइम से घर छोड़कर निकल जाता। इस भागने के पीछे मॉक टेस्ट नहीं था, बल्कि वह लड़की थी जिसे पिछले 25 दिनों से पांडे अपनी गाड़ी पर लिफ्ट देकर उसके ऑफिस तक छोड़ने जाता था। लड़की देर से आती तब भी वह उसके इंतजार में ऐसे खड़ा रहता जैसे वैलेंटाइन डे के दिन लड़का लड़की को प्रपोज करने के लिए। उसकी वजह से पांडे को बहुत घूम कर जाना पड़ता था। पेट्रोल भी महंगा था, मगर इस बात से उसे गुरेज नहीं था। बस उसे वो एहसास अच्छा लगता था जब बाइक पर वह उसके पीछे बैठी होती। रोज के उस आधे घंटे के एहसास से बेहतर दिन भर की कोई दूसरी चीज नहीं थी। उस वक्त सिर्फ 2 चीजों पर बड़ा गुस्सा आता था। एक तो दिल्ली की सड़कों से गायब होते गड्ढों पर, दूसरा उन ट्रक वालों पर जो ससुर की तरह बिहेव करते हुए साइड नहीं देते और ऊपर से पीछे लिखे स्लोगन से चिढ़ाते कि दुल्हन ही दहेज है। इतने दिनों की जान पहचान के बावजूद पांडे मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज नहीं कर पाया था। अब दोनों रास्ते भर बातें करते थे। लड़की अक्सर चुप रहती और वह बोलता रहता। जिस दिन उसने सोचा था कि हिम्मत करके लड़की का फ़ोन नंबर मांग ही लेगा, तब से वह दिख ही नहीं रही थी। उसने कोचिंग बंक की, पूरे दिन एक टांग पर खड़ा रहा, सिगरेट का पूरा डिब्बा फूंक डाला, मगर लड़की नहीं आई। उसकी हालत पर तरस खाकर भी नहीं। उस दिन पांडे ऐसा चेहरा लेकर वापस लौटा था जैसे कि UPSC के आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गया हो।
आशु कोने में बैठा हुआ किसी मैगजीन के पन्ने पलट रहा था और संजू फेसबुक पर किसी से चैटिंग कर रहा था। गद्दे पर औंधा पड़ा हुआ दीक्षित कुछ लिख लिख कर बार बार काट रहा था। पांडे ने किसी से कोई बात नहीं की। ऊद बिलाव सा लटका मुंह लिए सीधा कमरे में घुस गया। तभी सनी उछलता हुआ खोली में दाखिल हुआ। रे बाबड़ी पूछो के करन लाग रहे हो? कहीं से कोई जवाब न मिला। भाइयों आज तबीयत बड़ी सॉलिड लाग रही थी, तई से एक खंबा ओल्ड मॉन्क का काट लिया था। तो हाँ जी, है कोई? अचानक से चहल पहल शुरू हुई। दारू और वो भी तू पिला रहा है? दिमाग फिर गया या सट्टे में पैसा जीत लाया है? संजू को यकीन नहीं हुआ। अरे भाई मैं तो तेरे को ही ताके बैठा रिया कि भाई आता होगा अपना। आशु फर्जी भोलेपन से बोला। हाँ हाँ दीदे, खुल गए ना दारू देख के। चलो कोई गल नहीं, आज मेरी तरफ से टिका लो, सनी ने कहा। गिलास बिछ गए, चखना तैयार हो गया और बोतल का ढक्कन खोलकर फेंक दिया गया, जिसका मतलब था कि बोतल दी एंड करके ही उठना है। चीयर्स। 1 मिनट। गद्दे पे पड़े पड़े दीक्षित ने आवाज़ मारी। एक आध पैग मेरा भी बना दो यार। कब से एक जिंगल पर काम कर रहा हूँ मगर दिमाग ही नहीं चल रहा। शायद पीने के बाद दिमाग के कुत्ते भौंकने लग जाएं। अबे तब से उतर न फूट रहे तेरे। चल अब जल्दी गिलास ले आ। और सुन, अगर कम पड़गी ना तो तू ही जावेगा लेने, सनी ने कहा। भाई मैं ही क्यों, ये दोनों भी तो हैं। चल हम तीनों तेरे को छोड़कर अंडी वंडी संडी कर लेंगे, दीक्षित ने हंसकर कहा। बड़ा जॉली मूड में यार सनी आज। इस दिलदारी के पीछे राज क्या है? संजू ने पूछा। अरे यार एक घनी डील सेट करी है आज तेरे भाई ने। एक साथ 25 कंप्यूटर सप्लाई करने हैं। 25 और की डील भी सेट हो रखी है। सोनी कुड़ी नाल यार, मतलब एकदम चौकस माल है। टोटा है टोटा। बड़े दिनों बाद मेरा भूतिया बॉस भी बड़ा खुश है। अब देखता जा तू बस, एक तरफ डील होगी और दूसरी तरफ मेरा प्रमोशन। इधर डील सेट होगी, उधर लड़की। बाबा कसम लाइव बन जानी है। सनी ने मुंगेरी लाल के ख्वाब सजा लिए थे। बहुत सही गुरु, एकदम सही जा रहे हो। जियो राजा, संजू ने कहा। तुम सब तो साले सेट हो और यहाँ हालत दस्त के जैसी पतली है गई है। कल जहाँ इंटरव्यू दिया रहा वहाँ भी ना हुआ। 12 गांव का चौधरी, 80 गांव का राव। जो अपने काम ना आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। सबके सब 30 मार का बने फिर रहे हो। यहाँ भाई का भी कुछ करोगे या खाली बकर बकर ही करोगे? आशु ने पैक 2 घूंट में खाली कर दिया। तू टेंशन कतई न ले, मैं लगवा देता हूँ तेरे को धंधे से अपनी कंपनी में। जे डील है जान दे तू बस। फिर देख यूं मिनट से पहले अपने बॉस नू कह के सेट करा देता हूँ तेरे को, दीक्षित ने कहा। थैंक यू भाई, तू ही अपना सच्चा दोस्त है, आशु ने गिलास धरते हुए कहा। अरे ये तो छोटी सी बात है, तेरी गैल तो सनी अपनी नौकरी धर देवेगा। दूसरा बनाओ यार और बोलो श्री किट्टम किट्टू की जय, संजू ने खाली गिलास धरते हुए कहा। जे कागज फाड़ फाड़ ढेर क्यों लगा रखा है बे? सनी ने सवाल दीक्षित की तरफ उछाला। अरे यार एक मसाले के जिंगल पर कब से काम कर रहा हूँ, कल देना है मगर खोपड़ी में कुछ आ ही नहीं रहा, दीक्षित ने सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा। जे सब छोड़ो अबे दीक्षित, कुछ सुना दो बढ़िया सा, सनी ने दीक्षित से फरमाइश की। तो अर्ज किया है कि भांग मांगे मीठा, चरस मांगे घी, दारू मांगे जूता चप्पल, जब जब ज्यादा पी। फिर से हो हल्ला शुरू हो गया। बंद करोगे साला, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? शांति से पढ़ ही नहीं सकते? हालांकि पांडे आज पढ़ा तो घंटा भी नहीं था, लेकिन सुबह से ही खिसियाया बैठा था, बस भड़ास निकाल रहा था। कौन सा साले तू कल ही कलेक्टर बन जाएगा? आजा चल सिगरेट तो पी ही ले बैठकर, संजू ने न्योता देते हुए कहा। पांडे और भी भमक गया। क्या बोल रहा है? भौरा गया है क्या? दिमाग फिर गया है? संजू उठकर खड़ा हुआ ही था कि दीक्षित ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला क्या कर रहा हूँ बे? दिमाग तुम सबका फिर गया है, कहो तो आज ही सही कर दें। अभी कुछ कर देंगे तो ससुर सीधे बाप की गोदी में छुप के लोरी सुनने भागोगे। पांडे भी आज ताव खाए हुए था। बहन के लंदन बाप पे जा रो है, सारे मारूंगा कम और घसीटूंगा ज्यादा। संजू भी गुस्से में अपनी आगरा वाली टोन में आकर पांडे की तरफ चढ़ने लगा, मगर आशु और दीक्षित ने उसे पकड़ लिया। ससुर के हमसे अटकोगे तो हफ्तन गोली चलेगी और महीने धुआं उड़ी। पांडे भी आगे को लपका, मगर उसे सनी ने रोका। इसी उठापटक में दारू की बोतल नीचे गिरकर टूट गई और बाकी तीनों जो अब तक शांत थे वे भी गर्मी में आ गए। माहौल में 2 मिनट पहले जो मस्ती मजा था वो अब एकदम गर्मा गया। पांडे ने मौके की नजाकत को समझा और शांत हो लिया। वो दारू नहीं पीता था, मगर शराबियों की दारू गिर जाने का नुकसान अच्छे से समझता था। उसने चुपचाप झाड़ू पोंछा उठाया और टूटे हुए कांच के टुकड़े उठाने लगा। गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है जिसे सब अच्छा कहें? दीक्षित ने चुपके से एक शेर सरका दिया। नुकसान से मूड तो सबका खराब था,
मगर सबने शांत रहने में ही भलाई समझी। सबने अंदाज़ा लगा लिया था कि ज़रूर कोई बड़ा मैटर रहा होगा, नहीं तो यूजुअली शांत रहने वाला पांडे ऐसे गरमाता नहीं था। सब शांति में अपने ठीहे की तरफ हो लिए। आशु अपनी एक्स के ख्यालों में बोझिल हो गया। सनी होने वाली डील और हसीना के टारगेट में पांडे किताबों में मुंह डालकर लुढ़क लिया तो संजू कचर कचर से उकताकर रूम शिफ्ट करने की सोचने लगा। दीक्षित फिर से अपने जिंगल में सिर खपाने लग गया। दिमाग में आशु का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला आइडिया ही घूम रहा था। हाथों में सिगरेट और दूर कहीं से खोली में गाने की आवाज़ आ रही थी। सो गया ये जहां, सो गया आसमां। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।